कर रहे हैं और यूनिट 8 में हम स्टडी करने थर्ड पार्ट कर रहे हैं उसका। और अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो सोशल क्लास, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन होगा। ओवरऑल मैं बता दूं तो बेसिकली आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो आपके सोशलाइजेशन और आपकी जो शिक्षा है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप शिक्षा को और आप किस तरीके के परिवार से आते हैं, मतलब किस प्रकार के अपर क्लास, लोअर क्लास। अगर जब मैं क्लास की बात करूँ तो आप समझ जाइए मैं किस तरीके से बात करूँ, ठीक है। तो आप किस प्रकार के परिवार से आते हैं वो चीज़ इन्फ्लुएंस करता है आपके सोशलाइजेशन को, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप अपर क्लास से होंगे तो आपके मैनर्स स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा, मिडिल क्लास के होंगे तो थोड़ा बहुत मिलते जुलते होंगे, और लोअर क्लास के होंगे तो आप अपने आप को एकदम अकेला पाएंगे, बिकॉज आपका जो कल्चर है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो लैंग्वेज है, बिहेवियर है, वो एजुकेशन से बिल्कुल मैचिंग नहीं होगा, बिकॉज जो एजुकेशन है वो अपर क्लास से लिया गया है, ठीक है। और देखिए जो सोशल क्लास है और उसका रिलेशनशिप है फैमिली और सोशलाइजेशन से या स्कूलिंग के प्रोसेस में, वो हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। हम बहुत सारे थिंकर्स को देखेंगे और पता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, फैमिली का इम्पैक्ट, सोशलाइजेशन या एजुकेशन से, तो ये सारे थिंकर्स आपको लिखने हैं और थिंकर से इसमें आपको नंबर दिलाएंगे। तो एएच हेल्जे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लिबरल पॉलिसी मेकर्स हैं या जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन्होंने बहुत सारे मेजर जो डिटर्मिनेंट्स हैं, सॉरी, जो मेजर पॉइंट्स हैं एजुकेशन के फील्ड में, वो नोटिस नहीं किया है। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ चीज़ें एजुकेशन में मिसिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि स्कूल मास्टर्स कैसे होंगे, उनको तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई वो बहुत ज़रूरी है, स्कूल मास्टर ऐसे होने चाहिए, पर सोशल सिचुएशन कैसा है बच्चों का ये हमने देखना ही भूल गए, ठीक है। आप कितना भी एडवांस स्कूल मास्टर ला दीजिए, पर वो घर पे किस चीज़ से सफ़र कर रहा है बच्चा, उसके घर का सपोर्ट कैसा है या उसकी फैमिली कैसी है, वो किस प्रकार के फैमिली से आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन में। हमने करिकुलम तो डिसाइड कर दिया कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, पर मोटिवेशन कौन देगा कि भाई बच्चा रोज स्कूल आए, उसे इंटरेस्ट आए पढ़ने में, आप जो पढ़ा रहे हो उसका सेंस बने उसको, या उसे लगे कि उसका कोई काम है, मतलब उसको पढ़ के उसका लाइफ में क्या होगा, ठीक है। फॉर्मल एक्सेस टू स्कूल बट सपोर्ट इन फैमिली एंड कम्युनिटी। भाई स्कूल तो आप जा सकते हैं, ठीक है, स्कूल जाने से कोई नहीं आपको मतलब रोक रहा है, गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, स्कूल से, लेकिन क्या केवल स्कूल जाना किसी बच्चे के लिए इनफ है अगर फैमिली में और कम्युनिटी में उसको सपोर्ट नहीं हो रहा। मान लीजिए कि उसकी फैमिली लोअर क्लास फैमिली है और उसकी फैमिली का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो क्या उसका डेवलपमेंट उसी प्रकार से हो पाएगा जितना एक अपर क्लास के बच्चे का, एक मिडिल क्लास के बच्चे का हो रहा है, या कम्युनिटी में उसे उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं मिलता। मान लीजिए किसी के फादर एक कुछ ऐसा कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया और वो जेल में है, ठीक है, तो कम्युनिटी में जो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा उसे लोग देखेंगे किस तरीके से, एक मर्डरर के बच्चे से। तो क्या उसको एजुकेशन मिल भी गया, जो कि बहुत ही कम चांसेस है, तो क्या वो अन्य बच्चों की तरह अपना सोशलाइजेशन या एजुकेशन ले पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये थिंकर वो करते हैं। उसके बाद इसी अंडरस्टैंड मतलब इसी टॉपिक को हम अगर अंडरस्टैंड करें तो मटेरियल डिसएडवांटेज जो होता है एंड कल्चरल डिसएडवांटेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि आपका एजुकेशन में क्या होगा। मटेरियल डिसएडवांटेज को आप इस तरीके से समझ ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास पैसे का ना होना, घर का ना होना, किताबों का ना हो पाना, कंप्यूटर का ना हो पाना, ठीक है, मटेरियल। और कल्चरल डिसएडवांटेज मतलब देखिए 5th चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, और नहीं तो आप थिंकर्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड्यू का जो पार्ट है उसको अच्छे से देखिए। ये जो आइडिया है कल्चरल डिसएडवांटेज या कल्चरल एडवांटेज या इन सब चीज़ों का, वो बोर्ड्यू ने ही दिया है, तो मतलब बोर्ड्यू से ही आता है। तो उसमें आपको कल्चरल डिसएडवांटेज मतलब कि कल्चर जो अपर क्लास का कल्चर है वो पॉपुलर कल्चर मतलब वो हाई कल्चर होता है, और वही कल्चर से स्कूल्स वगैरह इस टाइप की फॉर्मल जो सिस्टम्स होते हैं वहीं पे उसका मतलब आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा। यानी
मान लीजिए कि अपर क्लास की लैंग्वेज क्या है इंडिया में, अगर हम देखें तो इंग्लिश भाषा है। हमारे एजुकेशन में सिस्टम में कौन सी भाषा यूज़ होती है? इंग्लिश भाषा यूज़ होती है। तो ये अपर क्लास जो है वो अपना ही जो कल्चर है उसको हर जगह इम्पोज करते हैं, और जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास बच्चे हैं उस कल्चर के पार्ट नहीं होते हैं, स्पेशली लोअर क्लास, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है उस पर मिल पाने में। ठीक है, उसके बाद डुगलस इसमें बताते हैं कि मान लीजिए एक मटेरियल कंडीशन एक बच्चे के घर का स्टडी करके वो बताते हैं, मतलब और स्टडी करके अपना बताते हैं कि एक इंसान के, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के घर का साइज़ कितना है और कितने कमरे हैं और कितनी ज़्यादा घर में भीड़ है और आप कितने मतलब लोगों से अपना बेड्स वगैरह शेयर करते हो और अपने घर की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके एजुकेशन सिस्टम पे। आप कहोगे घर से क्या लेना देना, तो इनकी स्टडी में पता चलता है कि जितने घर में ज़्यादा लोग होंगे, जो या जितने मेंबर्स घर में बढ़ते जाएंगे, या ज़्यादा आपको रूम वगैरह शेयर करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर लेबर क्लास करती है, उतना ज़्यादा जो बच्चा है उसका एक तरीके से अपने आप को डिसएडवांटेज्ड हो जाएगा। किस वे में? उसकी लर्निंग वगैरह प्रोसेस में, यानी लर्निंग का आपके घर से और आपके पास क्या सामान है इससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, among the middle class children, boys from family of a 4 or more considered to be disadvantaged. Several other material factors such as health condition of work and unemployment have been pointed out by researchers as having definite impact on educational attainment. मतलब जो जितने आपके घर में नंबर मतलब कमरे कम हैं और जितना आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, और मतलब उस पर एक प्रकार का आपका फैमिली का सिस्टम नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि बहुत सही है, वहाँ पे उतना कम एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, और ये चीज़ लोअर क्लास और मिडिल क्लास में हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब गरीब लोगों की बात की जा रही है, उनका एजुकेशन में कम वो होगा। उसके बाद कल्चरल डिप्राइवेशन का अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इससे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जो मटेरियल, जिनके पास कमरे नहीं है, घर नहीं है, उस प्रकार का पैसे नहीं, मतलब गरीब या तो लोअर क्लास या मिडिल क्लास, एंड इसके साथ उनके पास कल्चर भी नहीं है, एटीट्यूड वैल्यूज़ वगैरह जो अपर क्लास को दी जाती हैं वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं स्कूल में। जो डुगलस हैं वो ये भी बताते हैं कि पैरेंटल इनकरेजमेंट, यानी परिवार में माता पिता जो इनकरेजमेंट बच्चे को देते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है, जो बच्चे की पढ़ाई है या जो उसका स्कूल है, मतलब स्कूल में जो नंबर वो पाता है या जो उसको रिजल्ट मिलता है उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है अगर घर से उसको मोटिवेशन मिल रहा हो। ठीक है, प्लोडिन कमेटी जो है ये भी इनकी स्टडी भी जो होती है, तो बिटवीन सोशल क्लासेस एंड द इनिशिएटिव इंटरेस्ट एंड सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट गिवन बाय पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस स्कूल वर्क, तो हमें देखने को मिला है कि जितने बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनके स्कूल वर्क में, इंकरेज करते हैं, चाहे कोई बात हुई तो बात करते हैं, उतना बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, और ये हायर क्लास से एसोसिएट है। बस लोअर क्लास के लोगों के पास ना इतना टाइम होता है काम से, ना वो इतने एजुकेटेड हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके, मोटिवेट कर सके। तो ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है ये हायर क्लास में मिलती है, बिकॉज वो कोशिश करते हैं, भले मूवीज़ में दिखाया जाए कि उनके पास टाइम नहीं है और बिजनेस ट्रिप्स पे जा रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। तो ठीक है, जॉन एंड एलिजाबेथ न्यूसन की स्टडी है, और वो बताते हैं कि जो मदर का बिहेव है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेबीज़ के प्रति, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जैसे मम्मी पढ़ाने में, लिखाने में और चीज़ों में मदद कर रही है, बात कर रही है, तो वो बहुत बड़ा इनकरेजमेंट बच्चे के लिए हो जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि चिल्ड्रन जो लोअर क्लास से होंगे उनकी मदर उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी, या उनकी फैमिली से भी उनको बहुत हेल्प नहीं मिलेगा, नॉलेज रिलेटेड भी, पढ़ाई रिलेटेड भी। और उसके बाद जो अपर क्लास होगी वो अपने बच्चों को सिनेमास, थिएटर्स, म्यूजियम यहाँ वहाँ लेके जाएंगी, बुक्स, न्यूज़पेपर ये सब भी पढ़ाएंगी, इसको भी बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे, बट ये लोअर क्लास के पास नहीं होगा ना ये सब चीज़ें कर पाना। बॉर्नस्टीन और बोर्ड्यू जो है, एंड बोर्ड्यू एंड पार्सन्स, इन लोगों ने भी इस वे में किया कि कल्चर जो है वो अपने मतलब अपने बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, और हर सोशल ग्रुप का अलग अलग तरीके का कल्चर होता है, जिस तरीके से आपको पता है, और इनका जो रिसर्च है वो सिनेमा, थिएटर, म्यूजिक, अटेंडेंस, ये सब बुक, तो ये बताते हैं कि जो कल्चरल रिप्रोडक्शन है
देखिए, इसको सिंपली समझिए, जो हाई कल्चर के लोग हैं, ठीक है, कल्चर के बारे में और हाई कल्चर, पॉप कल्चर ये सब ना पता हो तो कल्चर पे एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके देखिएगा, यूपीएससी में या 5 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी में होगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर कहीं भी दिक्कत है। तो देखिए, हाई कल्चर क्या होता है? हाई कल्चर वो होता है जो अपर क्लास के पास होता है, अपर क्लास से ही, और उन लोगों का जो लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, बिहेवियर होता है, इन्हीं सब चीज़ों से एजुकेशन को लिया गया है। तो जो बच्चे इस कल्चर से आते हैं, जिन बच्चों के पास पैसा है कि वो म्यूज़ियम्स जा सकें, ये सब देख सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज बढ़ जाता है, और उसी स्कूल में जहाँ पे हाई कल्चर यानी अमीरों के कल्चर से लिया हुआ सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, तो लो कल्चर के बच्चे मिल नहीं पाते, ठीक है, उससे, और वो खुद को एलिनेटेड, अकेला फील करते हैं। एंड इसी वजह से इन लोग जो अमीर होते हैं, पैसे से ही नहीं, उनके पास मतलब उनके पास सिर्फ कैपिटल नहीं होता, उनके पास कल्चरल कैपिटल भी होता है, यानी कल्चर भी उनके हाथ में, वो कल्चर को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो बर्नस्टीन है वो 2 टाइप के फैमिली रोल या स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। एक बताते हैं पोजिशनल फैमिली, एक पर्सन सेंटर्ड फैमिली। तो पोजिशनल फैमिली में ना जो रोल्स होते हैं कि आप क्या हैं, कौन है, क्या परफॉर्म करेंगे, वो बहुत मतलब क्लोज होते हैं और कम्युनिकेशन भी ज़्यादा नहीं होता। और जो पर्सन सेंटर्ड होता है उसमें जो कम्युनिकेशन है, आप बात कर सकते हो एंड कुछ भी बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ये 2 कल्चर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो जो पोजिशनल फैमिली है, ये बेसिकली वर्किंग क्लास फैमिली है। यहाँ पे लोग ज़्यादा बात करना, ज़्यादा कुछ डिस्कस वस्कस करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों की लाइफ बहुत मतलब इनके रोल्स भी कि भाई ये फादर है तो फादर की अथॉरिटी है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, एकदम स्ट्रिक्ट फैमिली होगी। पर्सन सेंटर्ड फैमिली में बच्चे को मौका दिया जाता है कि वो लर्न कर सके, सीख सके, क्वेश्चन पूछ सके, सबसे बात कर सके, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो अथॉरिटी होती है वर्किंग क्लास में, वो उतनी मतलब बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देखा होगा, डू इट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बेसिकली इस टाइप का जो आइडिया होता है वो लोअर क्लास फैमिली में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन मत करो, या मिडिल क्लास फैमिली में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। सॉरी, लोअर क्लास में दिखेगा, और मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस वजह से एडवांटेज क्या होता है कि ये लोग जो है वो मिडिल क्लास के बच्चे वो सोचने के लिए, मिडिल या अपर क्लास के बच्चे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और वर्किंग क्लास के बच्चे, जबकि उनको बोलने का अपने घर में ही अधिकार नहीं है, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चुप रहना, क्वेश्चन ना करना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, डिसीजन नहीं ले पाना, ऐसा फील करते हैं, ठीक है। एंड हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशल क्लास एंड एजुकेशन के बीच में एक कनेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, किस तरीके से आप बात करते हैं और आप किस क्लास से आते हैं और आपका एजुकेशन कैसा होगा, ये तीनों बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बोलना या लिखना, ये सब कुछ लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। आप क्या समझ रहे हैं, टीचर आपको क्या पढ़ा रही है, एक्चुअली सारा जो प्रोसेस है हमारे एजुकेशन का, वो हमारे लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। हम कितना अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि देखिए, जैसे कि मैं एक ही चीज़ बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो अपर क्लास के आइडियाज़, अपर क्लास के कल्चर, अपर क्लास की संस्कृति से लिया हुआ है। तो अपर क्लास के लिए आसान है। अब देखिए, मोस्ट, हमारे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ कोर्सेज इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंग्लिश कोई इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। मतलब वो केवल अपर क्लास के बीच में फेमस है, और वो बाहर की एक लैंग्वेज है। कोई भी आप बहुत ही कम मिलेंगे जो कि आपको आपके लैंग्वेज में क्लासेस दे रहे होंगे। जितने मेजर डिग्रीज हैं, आप इंजीनियरिंग से ले लीजिए, मेडिकल से ले लीजिए, इवन मैं अभी आपको मास्टर्स का कोर्स भले इसको पढ़ा रही हूँ हिंदी में, बट ये है इंग्लिश में। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी और कोई और आपका लैंग्वेज है तो पढ़ सकते हैं, बट फिर भी कितना कम ऑप्शन है, हर सब्जेक्ट में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो लैंग्वेज होता है वो चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस होता है स्कूल में कैसा होगा, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है।
तो किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो आपने अगर फोर्थ चैप्टर कर लिया है और उसमें बर्नस्टीन की थ्योरी आपने समझ ली है, तो आपको ये पूरा जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली ये देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का जो पेपर है वो इतना इंटरकनेक्टेड है कि आप स्टार्ट के पेपर्स, यानी स्टार्ट के जो थिंकर्स है, स्टार्ट के जो चैप्टर्स है, या सारे चैप्टर्स को ढंग से नहीं समझेंगे तो एक भी टॉपिक जो है ना, आप सडनली चाहेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ लूँ और पीछे के छोड़ दूँ, तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे जो मेजरली काम किया है वो बर्नस्टीन ने किया है, जो कि आपको फोर्थ चैप्टर में थिंकर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक एलैबोरेटेड कोड और एक रिस्ट्रिक्टेड कोड के बारे में बात किया था। और उसका मतलब एलैबोरेटेड कोड जो होता है, यानी ऐसा लैंग्वेज जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है, जो पूरे हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं प्रॉपरली। और रिस्ट्रिक्टेड कोड ये जो आप शॉर्ट फॉर्म्स LOL OMG ये सब यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे इनफॉर्मल वे ऑफ। तो उनके हिसाब से जो एलैबोरेटेड कोड होता है वो अपर क्लास, मिडिल क्लास वगैरह यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर इस टाइप की लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, लोअर क्लास द्वारा यूज़ की जाती है। इसीलिए उनका एजुकेशन में जो वो होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखिए, जो मेन सोशल क्लासेस है वो दो एक्सट्रीम पे हैं, ठीक है, एंड वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में होती हैं। लोअर वर्किंग क्लास है वो पब्लिक लैंग्वेज यूज़ करती है, एंड देर इज टेंडेंसी टू सिलेक्ट फ्रॉम नंबर ऑफ ट्रेडिशनल फ्रेज एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल फ्रेजेस हो गए, स्टीरियोटिपिकल तरीका हो गया बात करने का। पब्लिक लैंग्वेज को हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाए। देखिए, अगर जिस भाषा में हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कई बार अपने घर पे बात करते हैं जिसमें गालियाँ या इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है, जो कि शिक्षा में मुझे नहीं लगता कि उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, इनफॉर्मल शब्द, जो एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होते। तो जो लोअर क्लास है या लोअर वर्किंग क्लास है वो इस टाइप की लैंग्वेज का प्रयोग करता है, बिकॉज क्या है, वहाँ एजुकेशन कम है, और इस टाइप की एजुकेशन मतलब एजुकेशन इस टाइप की लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो वो इस तरीके के इन्वायरमेंट में पैदा हुए होते हैं, या एक इस तरीके के इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज सिखाया जाता है, और जो उनका स्पीच या लैंग्वेज होता है वो फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड जिसको मैंने आपको पहले ही बता दें, रिस्ट्रिक्टेड कोड और एलैबोरेटेड कोड जो यूज़ किया गया है इनके द्वारा। तो एलैबोरेटेड कोड क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज, और रिस्ट्रिक्टेड कोड क्या है, पब्लिक लैंग्वेज, जो कि गालियों से और इस टाइप के शब्दों से भरा होता है, जो कि आप नहीं यूज़ कर सकते। अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है स्पीच डिफरेंसेस के बारे में, तो ये फोर्थ चैप्टर में भी मैंने डिस्कस किया है। और पता है आपको, ये जो टॉपिक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड कोड एंड एलैबोरेटेड कोड। आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, उस चैप्टर से भी हेल्प लेके आंसर लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम में आ चुका है, यही रीज़न है मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे 20 नंबर का, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो बेसिकली एग्जाम्पल क्या है कि हमने दो बच्चों को लिया, एक वर्किंग क्लास का था, ऑफकोर्स गरीब घर से आता था बच्चा, एक मिडिल क्लास का था। दोनों को हमने पिक्चर्स दिखाई, तो 4 पिक्चर्स थी। एक पिक्चर में कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया था। सेकंड पिक्चर में दिखाया गया था कि जो बॉल है वो विंडो पे लग जाती है। थर्ड पिक्चर में एक मैन आता है और गुस्से वाला शक्ल बनाता है, ये दिखाया गया। और फोर्थ पिक्चर में दिखाया गया कि बच्चे वहाँ से भाग गए। ठीक है, अब जो गरीब घर का बच्चा है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड कोड यूज़ करता है कि बिना पिक्चर के आप वो क्या कहानी बता रहा है आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी और फिर वो क्या कह रहा है उसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो कि मिडिल क्लास से आता है वो यूज़ करता है एलैबोरेटेड कोड। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया एलैबोरेटेड कोड का क्या होता है। 3 बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। आपको पिक्चर में देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लड़के थे वो क्या कर रहे थे, इसने अपने लैंग्वेज से ही समझा दिया कि 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। 1 बॉय किक्स द बॉल एंड इट गोज थ्रू द विंडो। एक लड़का बॉल मारता है और वो विंडो में लग जाती है। बॉल जो होती है विंडो को तोड़ देती है, और उसके बाद एक आदमी आके उनको ऊपर चिल्लाता है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इसने एक प्रॉपर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके पूरी कहानी को समझाया कि आपको पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए कहानी। लेकिन वही लोअर क्लास का बच्चा आता है और वो इस तरीके से समझाता है बिना पिक्चर के आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे वो बोलता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये लोग
फुटबॉल खेल रहे थे, तो आपको पिक्चर पे देखना पड़ेगा कौन फुटबॉल खेला था क्या, ठीक है। तो इससे आप समझ गए जो इससे एक चीज़ पता चलता है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से और अपनी फैमिली में जो शुरुआत में अपना कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो वर्ड्स, ग्रामर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप का कोड हम ज़्यादातर टीचर्स भी मिडिल क्लास से आती होंगी, आपको जिस तरीके से पता है, और वो लोग भी इलेबरेटेड यानी फॉर्मल स्पीच यूज़ करते हैं। तो जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनका एजुकेशन में या लैंग्वेज पे पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, बिकॉज पहले से ही उनकी लैंग्वेज में अच्छी कैपेबिलिटी होती है, वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उस भाषा को। लेकिन दिक्कत किसके साथ आता है? उस लोअर क्लास बच्चे के साथ जो उस भाषा से फेमिलियर नहीं है, उस भाषा का वो को अच्छे से नहीं जानता, उस भाषा का उसको ज्ञान नहीं है, उसके घर पे प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहले तो उसे भाषा ही सीखनी पड़ेगी, देन जाके वो बाकी चीज़ें पढ़ाई में सिखाई जा रही है वो सीख पाएगा। सो आई होप कि आप समझ गए। इस पे क्वेश्चन आता है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीयर ग्रुप एंड सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो देखिए पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप एक तरीके से हम उम्र बच्चे होते हैं, हमारे वो दोस्त जो हमारे उम्र के और हमारे टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका कैसा हम पे इम्पैक्ट कर पड़ता है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बच्चे साथ में बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ और भी जो चीज़ें होती हैं उनके जीवन में इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसी वजह से पीयर ग्रुप जो होता है, उनके दोस्तों का जो ग्रुप होता है जो उनकी उम्र के होते हैं, वो उनका जो रोल होता है एक बच्चे के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर्बर्ट मीड जो है उनको सिग्निफिकेंट अदर्स बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग या सिग्निफिकेंट अदर्स हम अपने पार्टनर को बोलते हैं या इस तरीके से, तो उनको इतना इम्पोर्टेंट बोलते हैं। देखिए यंग पीपल एसोसिएट विथ अदर्स हु आर, मतलब एक ही एज के होते हैं और एक ही टाइप का सोशल स्टेटस भी होता है, मतलब एक ही टाइप के परिवार से भी आते हैं और एक ही उम्र के हम उम्र दोस्त, कहा नहीं जाता हिंदी में, उस टाइप के। एंड सो डोना एडर जो है अपनी स्टडी में देखती हैं कि जो गर्ल्स है वो ज़्यादातर अपना इंटरेक्शन अपनी पीयर ग्रुप अपनी हम उम्र या तो सिंगल एक दोस्त से करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लासरूम में स्कूल्स में अपना टाइम बिताते हैं, क्लासरूम में भी हमारे उम्र के दोस्त होते हैं, तो हम उनसे डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो एक दूसरे का जो क्या बोलते हैं कि नेचर, व्यवहार, मतलब एटीट्यूड वगैरह जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं या उनका एटीट्यूड कैसा है स्कूल की तरफ, या हम किस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, इन सब का भी इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, स्कूल परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है, ठीक है। आप इस बात से मानेंगे कि हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं कहीं ना कहीं हम भी उसी प्रकार के बन जाते हैं या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलमैन ने स्टडी किया है इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल अटेंडिंग अ स्कूल विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूडेंट बॉडी ऑन परफॉर्मेंस। तो इनकी जो स्टडी है वो बताती है कि ब्लैक स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे ज़्यादातर वाइट स्कूल मतलब वाइट बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कंपेयर टू उन बच्चों से जो ब्लैक बच्चे ब्लैक ही लोगों का स्कूल अटेंड करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत का लड़ाई है वो सदियों से चली आ रही है, यानी ब्लैक और वाइट की। तो जो बच्चा ब्लैक होके ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे ज़्यादातर वाइट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो उसका परफॉर्मेंस है उस ब्लैक बच्चे का वो बेहतर होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कंपटीशन आता होगा, उसको दिखाना होगा कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं इन लोगों से। और जो बच्चे ब्लैक ही हैं और बहुत सारे ब्लैक ही उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ पढ़ते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता, ठीक है। देखिए और यहाँ पे एक मैकडिल की स्टडी है, वो बताते हैं एजुकेशनल क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। इन हाई स्कूल इन्फ्लुएंस बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल प्लान्स ऑफ स्टूडेंट, दे आल्सो शो द डिग्री ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। देखिए इस टाइप का कि किस तरीके का स्कूल का इन्वायरमेंट है, किस तरीके का पेरेंट का मतलब कमिटमेंट या सपोर्ट है, ये सब मैटर करता है स्कूल क्लाइमेट बनाने में, और कितना बच्चा मतलब इंटेलेक्चुअल है, कितना उसको इंटरेस्ट है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस टॉपिक में इतना ही था, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा।